बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुछ वक्फे के बाद दोबारा मैं ये सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ वजूहात थी। वो नंबर एक तो ये था कि कॉलेज वगैरह खुल गया तो स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, वर्क ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात ये थी कि वो बताने वाली तो इतनी शायद नहीं है, मेरे पाँव में थोड़ा सा ज़ख्म है तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने दोस्तों और अपने शागिर्दों से माज़रत करता हूँ, लेकिन उनके जो पैगामात थे आप लोगों के, वो मुझे फिर उन्होंने टिकने नहीं दिया। तो इंशाअल्लाह फिर ये कंटिन्यू तो रखूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको भी सब्र करना पड़ेगा। हो सकता है आर्टिकल एक दो दिन के बाद जो है अपलोड करूँ। तो बहरहाल आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की पैसेज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि इससे हम करंट जो किसी भी सर्किट का होता है उसको मैयर तो नहीं, डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये देख सकते हैं कि करंट ज़्यादा है, करंट कम है, करंट पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जब आप कपड़े इस्त्री करते हैं तो हाथ जो है टच करते हैं उसके बेस के साथ, तो आपको पता चल जाता है कि इस्त्री कितनी गर्म है, ज़्यादा है या कम है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो नहीं आप बता सकते। तो बिल्कुल इसी तरह ये गैल्वानोमीटर जो होता है ये करंट को डिटेक्ट तो कर सकता है, लेकिन इससे ये नहीं हम मेजर कर सकते कि कितने एम्पेयर करंट जो है सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। उसके लिए इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म जो है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो कहलाता है एमीटर। तो गैल्वानोमीटर जो है, जिस तरह मैंने बताया कि ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो असूल है काम करने का, वो ये हमने इसके जो पिछला आर्टिकल पढ़ा था वो है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टार्क अप्लाई होता है, और वो टार्क जो होता है उसकी वैल्यू NIAB कॉज ऑफ अल्फा के बराबर होती है। अब N कॉइल जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, I करंट कितना फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, और A एरिया कितना है कॉइल का, B जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कॉइल पड़ी हुई है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और अल्फा जो होता है वो कॉइल की प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनता है वो अल्फा है। तो ये टार्क अप्लाई होता है जब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जो है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन ज़रा देख लेते हैं। तो ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। अब इसके वैसे तो याद रखें कि इसको मुख्तलिफ यानी कि क्या कहते हैं कि डिज़ाइनिंग में बनाया गया, लेकिन उसकी बेसिक जो है वो यही थी जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन में आप देखें कि ये एक यू शेप का मैग्नेट है। इसका ये एन पोल समझ लें, ये एस पोल समझ लें। इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखते हैं और सिलेंडर के ऊपर जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसको चढ़ा देते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने बनाने की कोशिश की है ये रेड लाइन से, और ये जो सिलेंडर है और ये कॉइल है ये इसको सस्पेंड किया जाता है ऊपर किसी सपोर्ट के साथ। अब याद रखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये है फ्लेक्सिबल, लेकिन इसके साथ आगे जो है मिरर लगा दी जाती है, बल्कि मिरर जो है ये नीचे होती है यहाँ पे, इसके साथ मिरर लगा दी जाती है, और ये इतना हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा ये फ्लेक्सिबल होता है। अब जो मिरर होती है ये एक कह लें कि कॉपर वायर, जो कि सख्त कॉपर वायर होती है, उसके साथ इसको अटैच किया जाता है मिरर को। लेकिन यहाँ जो है इसमें ट्विस्ट आ सकता है, यहाँ ट्विस्ट नहीं आ सकता। इसी तरह ये दूसरा देखें कि इधर भी हमने एक स्पाइरल लूजली बाउंड स्पाइरल स्प्रिंग लगाया हुआ है, और उसको भी यहाँ एक क्या कहते हैं कि सपोर्ट किया हुआ है एक नॉब के साथ। तो ये हमारा जो सारे का सारा हिस्सा है, यानी कि ये कॉइल और ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर, और उसको सस्पेंड किया हुआ है ये सपोर्ट के साथ, तो ये मीटर मूवमेंट कहलाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे।
तो ये दोनों यानी कि ये हमारा ये अपना वायर और ये स्पाइरल स्प्रिंग जो है ये दो काम करता है। नंबर एक तो ये सस्पेंशन सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा सिलेंडर है और ये कॉइल जो है इसको मैग्नेट के फेसेस के दरमियान सस्पेंड करता है। और दूसरा ये करंट लीड के तौर पे काम करता है कॉइल के लिए, यानी कि ये जो कॉइल है उसका एक एंड जो है यहाँ पे अटैच है और कॉइल का दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे अटैच है। और ये कॉइल जो है एनेमल्ड वायर की है, यानी कि जो वायर हम ये वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, पंखे वगैरह और मोटर वगैरह जो वाइंडिंग की जाती है तो उसमें कॉपर वायर इस्तेमाल की जाती है। तो आपने शायद देखा होगा ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो होते हैं ये जो काम करते हैं उनके पास जो वायर होती है वो होती तो कॉपर वायर है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो एनेमल चढ़ा हुआ होता है, ताकि अगर वायर जब एक दूसरे को टच भी कर रही हैं तो ये शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होती, दरमियान में इंसुलेटर आ जाता है जिसके नतीजे के तौर पर उसमें आराम से करंट जो है वो फ्लो होता रहता है। तो बहरहाल ये एनेमल्ड वायर की एक कॉइल है और ये जो फ्रेम है ये रेक्टेंगुलर है और साथ ही ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। तो पहले गालबन लकड़ी वगैरह इस्तेमाल किया करते थे, अब जो है वो प्लास्टिक का ये फ्रेम ले लेते हैं रेक्टेंगुलर और उसके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं कॉइल की। तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा कॉइल के अंदर से तो ज़ाहिर इसमें टार्क पैदा होगा, ये टार्क पैदा होगा। अब अगर हम ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी लाइन स्ट्रेट हूँ तो डेफिनेटली क्या होगा, जब कॉइल जो है रोटेट करेगी तो उसका एंगल जो है तब्दील होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और हमारी कॉइल जो है वो हमने इस तरह रखी है पहले इनिशियली, तो अब तो कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन अगर ये कॉइल रोटेट कर जाए, इस तरह कर जाए, तो अब ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान एंगल जो है वो जीरो नहीं है बल्कि चेंज हो गया है। ये देखिए ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और कॉइल जो हमारी इस तरह है, ऊपर से हम देख रहे हैं। तो अगर तो यहाँ पे है तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है और कॉइल का प्लेन जो है एक दूसरे का पैरेलल है। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा ये डिफ्लेक्ट करेगी, रोटेट करेगी। अब जब रोटेट करेगी तो अगर फील्ड जो है इस तरह स्ट्रेट हो, यूनिफॉर्म हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका एंगल जो है तब्दील होगा। तो इसका मतलब यह है कि एंगल जो है डिफरेंट होगा तो ये जो टार्क की वैल्यू है ये भी डिफरेंट होती जाएगी, क्योंकि अल्फा के डिफरेंट होने की वजह से कास थीटा की या कास अल्फा की वैल्यू जो वेरी कर होगी। इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये जो हमारा मैग्नेट होता है इसके जो फेसेस होते हैं वो कनकेव्ड बनाए जाते हैं, इस तरह ऐसे कनकेव्ड बनाए जाते हैं और उसके अंदर ये सारे का सारा मैकेनिज्म जो है, यानी कि ये सिलेंडर है और ये कॉइल है, उसके अंदर जो है इस तरह से सस्पेंड होती है। तो इसको ऊपर से देखें तो ये इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आएगी। ये जो है ये कॉइल है और ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर ऊपर से हम देख रहे हैं और ये मैग्नेट के फेसेस हैं। अब मैग्नेट के फेसेस जो हैं वो कनकेव्ड हैं, ये परफेक्ट सर्कुलर शेप में अंदर से होते हैं। अब ये जो इनके दरमियान, यानी कि ये हमारा जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है और जो पोल फेसेस हैं, इनके दरमियान ये जो स्पेस बचती है, इस स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है कि अगर कॉइल जो है वो रोटेट भी हो जाए, यहाँ से लेकर कॉइल यहाँ तक रोटेट भी हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो इस कॉइल के हमेशा पैरेलल ही रहती हैं। जब पैरेलल रहेगी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट के ऊपर, हर एंगल के ऊपर, यानी कि हर रोटेशन के इसकी पोजीशन के ऊपर अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ही रहेगी और cos 0 1 के बराबर रहेगा, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये इस तरह की लाइनें क्यों बनती है। तो उसके लिए ये देखिए, एक आपने भी जब तजुर्बा यानी कि किए होंगे, ये देखिए कि एक लोहे का पीस है ये वाला, हम एक मैग्नेट लाते हैं, बिल्कुल ये मैग्नेट है, मैग्नेट का एन पोल है। जब मैग्नेट का एन पोल इसके करीब लाते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन एन की बजाय अगर एस पोल भी लें तो भी इसको अट्रैक्ट करता है।
यानी कि ये लोहे का जो पीस है, अगर मैग्नेट का एन पोल लेके आते हैं तो भी ये अट्रैक्ट होता है, एस पोल लेके आते हैं तो भी ये अट्रैक्ट होता है। तो ये अट्रैक्ट क्यों होता है? अगर मैग्नेट लेके आए, वो आपको पता है कि एन पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एस पोल भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ वही पीस है, एन पोल भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, एस पोल भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली इसकी वजह ये होती है कि जब हम मैग्नेट जो है किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के करीब लाते हैं, तो उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ये आयरन है, तो आयरन के पीस में ये मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है। जब इसका आपने मैग्नेट का ये एन पोल लेके आते हैं तो इसमें ये एस पोल इंड्यूस हो जाता है, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर इसी तरह अगर हम एस पोल लेके आते हैं यहाँ, तो ये एस की बजाय यहाँ एन पोल इंड्यूस कर देता है। नतीजा क्या निकलता है कि एस जो है एन को अट्रैक्ट करता है, एन जो है एस को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए आप देखें कि अगर हम मैग्नेट लाते हैं तो लोहे के पीस के सामने चाहे एन पोल लाएं चाहे एस पोल लाएं, दोनों ही सिचुएशन में लोहे का पीस जो है वो अट्रैक्ट ही होता है मैग्नेट को। तो ये इसकी वजह यही होती है कि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट बनता है इसके अंदर, और ये इंड्यूस ये करता है, यानी कि जो हमारा मैग्नेट है वो इसकी मैग्नेटिज्म जो है उसको इसमें इंडक्शन करता है मैग्नेटिज्म की। ये एन पोल होगा एस पोल बनेगा, एस पोल होगा तो एन पोल बनेगा। यहाँ क्या है, यहाँ भी हमने ये सॉफ्ट आयरन रखा हुआ, और याद रखें ये आगे 7वें चैप्टर में हम 17वें चैप्टर में तफसील से डिस्कस करेंगे या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ कि ये जो सॉफ्ट आयरन होता है वो जल्द ही मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्द डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जबकि जो हार्ड आयरन या स्टील होता है वो ना तो जल्दी मैग्नेटाइज होता है और ना ही जल्दी वो यानी कि अनमैग्नेटाइज्ड होता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन उसकी मुश्किल होती है। वो उसके डोमेन वगैरह सारा सिचुएशन जो इंशाल्लाह वो 17वें चैप्टर में 17th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखें यहाँ क्या होता है, तो ये देखें इधर है एन पोल, बल्कि यहाँ कह लें उसी तरह बना लें, ये है इसका एन पोल मैग्नेट का, ये कह लें कि ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो इसके अंदर जब ये सॉफ्ट आयरन रखा जाएगा, इस तरह उसका सिलेंडर रखा जाएगा, तो होगा क्या, ये एन पोल है, ये इतने हिस्से में एस पोल इंड्यूस करेगा, और ये एस पोल है, इसमें यहाँ ये एन पोल इंड्यूस कर देगा। अब ये देखें ये एस है, ये एन है, ये एस है, ये एस है, ये एन है, यानी कि ये जो हमारा पीस होता है सॉफ्ट आयरन का जो सिलेंडर होता है वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, यानी कि इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। अब डेफिनेटली हमने ये देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेट के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, ये डायरेक्ट इधर जा रही हैं लाइनें, ये इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है यहाँ से, यानी कि ये एन पोल एस पोल, एन पोल एस पोल, ये लाइन इधर से निकलेगी इधर आएगी, इधर से निकलेगी इधर जाएगी, इधर से निकलेगी इधर, और इधर से इधर। अब देखिए क्योंकि ये जो हमारे अपना मैग्नेट है वो कर्व्ड है और परफेक्ट ये बना रहा है सर्कल, इसका मतलब यह है कि जो लाइनें होंगी वो एग्जैक्ट रेडियल होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल बनता है। जब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसके दरमियान जब हम कॉइल रखी जाएगी, यानी कि हम पैर कॉइल रखते हैं, तो ये देखिए कॉइल का एक एंड इस रीजन के अंदर है, एक एंड इस रीजन के अंदर है। तो कॉइल का जो प्लेन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल बनता है। तो अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि कॉइल यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल, कॉइल रोटेट होके यहाँ पे आ गई फिर भी मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल, कॉइल रोटेट होके यहाँ आ गई फिर भी उसका मैग्नेटिक फील्ड जो उसके पैरेलल रहेगा। यानी कि ये सिस्टम जो है रोटेट होने के बावजूद कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनता है वो अल्फा 0 के बराबर ही रहता है, जिसकी वजह से टार्क जो है उसकी वैल्यू जो कॉइल के ऊपर लग रही है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और मैक्सिमम है, यानी कि cos 0 1 के बराबर होगा तो टार्क की वैल्यू जो है मैक्सिमम भी होगी
और कांस्टेंट भी रहेगी, क्योंकि ये बाकी चीज़ें जो है NIAB ये कांस्टेंट है कॉइल की, यानी कॉइल के लिहाज से नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट बिल्कुल फ्लो कर रहे हैं हम, AM है इसका एरिया है वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर रखा है वो जाहिर है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब टार्क की वैल्यू जो है इसकी रोटेशन की वजह से तब्दील नहीं होगी, इसकी रोटेशन की वजह से जो टार्क लगता है कॉइल के ऊपर वो चेंज नहीं होगा। तो अब ये देखें, जब ये हमारा सिलेंडर जो है वो रोटेट होगा तो रोटेशन की वजह से इसमें और इसमें ट्विस्ट पैदा होगा। जब ये ट्विस्ट पैदा होगा तो जाहिर है यहाँ ऐसे समझ लें कि जिस तरह हमारा जो लीनियर ऑसिलेशन होती है मास स्प्रिंग सिस्टम की, उसी तरह की, यानी कि उसमें भी क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास स्प्रिंग है, यहाँ एक ब्लॉक रेस्टेड है यानी कि रुका हुआ है, हम क्या करते हैं इसको खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं और ये स्प्रिंग यहाँ रुक जाता है, स्प्रिंग अपना क्या कहते हैं ब्लॉक यहाँ पे रुक जाता है। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि एक फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है इधर और एक फोर्स हमारी लग रही है, दोनों फोर्सेस यहाँ इक्वल और अपोजिट है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यहाँ पे स्टेशनरी हो जाता है। तो अब जब इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया गया तो जैसे जैसे हम इसको इधर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें एक्सटेंशन हो रही है और एक्सटेंशन की वजह से हम कहते हैं कि फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, F इज प्रोपोर्शनल टू x, या कह सकते हैं F इज इक्वल टू kx। तो यहाँ देखें, यहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं जिसकी वजह से ये यहाँ रुक गया है ब्लॉक। अब बिल्कुल इसी तरह जब इसको यानी कि इसमें करंट फ्लो हुआ, इसके ऊपर टार्क लगा, टार्क लगने की वजह से जिसको हम क्या लिख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से ये कॉइल जो है रोटेट करेगी, कॉइल जब रोटेट करेगी तो ये सस्पेंशन सिस्टम जो है उसमें ट्विस्ट पैदा होगा, यानी कि इसमें ये ऐसे समझ लें कि जिस तरह ये मेरी उंगली है मैं इसको इस तरह घुमाता हूँ, तो जाहिर है ये जो उंगली है इसमें इलास्टिसिटी की वजह से ये मेरा जो मैं जो ट्विस्ट करवा रहा हूँ इधर उसको एंटी टार्क प्रोवाइड कर रही है, यानी कि ये उंगली जो है अपनी असली हालत पे आना चाहती है, लेकिन मैं जब इसको टार्क लगा कर रोटेट करता हूँ तो ये उसको अपोज कर रही है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखिए ये ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो ये स्प्रिंग जो है हमारी फोर्स को अपोज कर रहा है। जब स्प्रिंग फोर्स और हमारी फोर्स बराबर हो जाते हैं तो उस वक्त ब्लॉक यहाँ पे रुक जाता है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। बिल्कुल यहाँ बात वही है कि ये देखें ये है डिफ्लेक्टिंग टार्क, लेकिन यहाँ cos अल्फा मैंने जिस तरह पहले बताया कि इस सिचुएशन में अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर रहती है, cos 0 1 के बराबर हुआ, तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा, ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा NIAB के इक्वल हो जाएगा। अब अगली बात ये है कि जितना इसमें ट्विस्ट पैदा होगा उतना ही इसमें एंटी टार्क ज्यादा पैदा होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लिया था, ये देखें यहाँ से जब हमने इसको ब्लॉक को यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया तो ये स्प्रिंग फोर्स जो होती है बेसिकली ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ये ब्लॉक को अपने मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये स्प्रिंग जो है इसको ब्लॉक को वापस लाने की कोशिश करता है, इसी तरह ये जो हमारे दोनों सस्पेंशन सिस्टम जो है इसमें जो ट्विस्ट आ गया था वो ट्विस्ट जो है यानी कि ये जो हमारा सिस्टम जो है इसमें इलास्टिसिटी की वजह से यानी कि जब ट्विस्ट होगा तो इलास्टिसिटी की वजह से ये जो सिस्टम है ये वापस जाने की कोशिश करेगा, अपनी मीन पोजीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। जिस तरह ये स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक को दोबारा पीछे मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक तो डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा हुआ करंट की वजह से कॉइल के अंदर, दूसरा मैकेनिकली इलास्टिसिटी की वजह से ये इसमें रिस्टोरिंग टार्क पैदा होगा। जब डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क आपस में बराबर हो जाएंगे तो जाहिर है कॉइल एक जगह पे एक एंगल पे जाके रुक जाएगी। और अगली बात ये देखिए, जिस तरह हमने यहाँ कहा कि F इज प्रोपोर्शनल टू x, F इज प्रोपोर्शनल टू x और F इज इक्वल टू kx, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हुक्स कांस्टेंट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एंगुलर मोशन में हम कह सकते हैं कि टाई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा,
यानी कि ये रिस्टोरिंग टार्क जो पैदा हो रहा है ये थीटा के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हम इसको ट्विस्ट करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग टार्क पैदा होता जाएगा। तो जिस तरह ये हम कहते हैं ना कि फोर्स जो है एक्स के प्रोपोर्शनल है, मीन जैसे जैसे हम ज़्यादा फोर्स लगाते जाएंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज़्यादा होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जितना जितना टार्क ज़्यादा होता जाएगा उतना उतना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो टा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, या हम कह सकते हैं टा इज इक्वल टू सी थीटा। ये सी जो है ये भी उसी तरह का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन ये देखें कि ये लीनियर मोशन है, ये एंगुलर मोशन है। इसको सी को नाम देते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, ये कहलाता है टॉर्शनल कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ये हुक्स कांस्टेंट है उसी तरह का ये टॉर्शनल कांस्टेंट है। तो टार्क जो है वो प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, या हम कहेंगे कि रिस्टोरिंग टार्क जो सी थीटा के बराबर होगा। अब एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जब ये कॉइल जो है रोटेट होके रुक जाएगी, एक जगह पे रुक जाएगी, मिसाल के तौर पर यहाँ देखें कि कॉइल जो है जब उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रिजाइड कर रही थी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। लेकिन जैसे ही उसमें टार्क प्रोड्यूस हुआ करंट के फ्लो होने की वजह से, तो कॉइल जो है पहले ही इस तरह थी, बिलफर्ज यहाँ पे थी कॉइल, और अब क्या हुआ कॉइल जो है यहाँ आ गई है, यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, बल्कि इसको इस तरह बना लें समझने के लिए, ये इस तरह रोटेट हुई है, यहाँ पे आ गई है कॉइल यहाँ पे। तो ये पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई, यानी कि पहले इसकी पोजीशन बिलफर्ज कॉइल की यहाँ पे थी प्लेन की, अब प्लेन जो है इसका यहाँ पे आ गया। तो पहली और दूसरी पोजीशन के दरमियान जो एंगल इसने ट्विस्ट किया है वो थीटा के इक्वल है। और यहाँ पे कॉइल रुक गई है, ये इक्विलिब्रियम में आ गई है। रुकी इस वजह से है कि जो रिस्टोरिंग टार्क है सस्पेंशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो बैलेंस कर देता है किसको भी, डिफ्लेक्टिंग टार्क को, जिसके नतीजे के तौर पर कॉइल जो है यहाँ स्टेशनरी हो जाती है। तो आप ये देखें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क आपस में बराबर होंगे। डिफ्लेक्टिंग टार्क की वैल्यू NIAB है और रिस्टोरिंग टार्क की वैल्यू C थीटा है। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I किसके बराबर हो जाएगा, C/NAB थीटा। अब ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, C टॉर्शनल कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स हम चेंज नहीं कर रहे, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज नहीं कर रहे, B चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये होगा कि I जो है वो इक्वल होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय थीटा, या हम कह सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही कॉइल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा होगी, करंट की वैल्यू कम होगी, डिफ्लेक्शन जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि करंट ज़्यादा है या करंट की वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली कम है। अब ये वैसे तो आपकी किताब में ये बाद में चीज़ बताई गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ बता दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर, यानी कि एक गैल्वानोमीटर जो है उसकी सेंसिटिविटी किस तरह डिफाइन की जा सकती है। तो सेंसिटिविटी जो है उसको हम कह सकते हैं θ/I, यानी कि डिफ्रैक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट। तो ये किसके बराबर होगी, θ/I, ये होगा NAB/C के बराबर। अब देखें कि अगर θ/I ज़्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि हमारा गैल्वानोमीटर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अगर θ/I की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा गैल्वानोमीटर जो है वो कम सेंसिटिव होगा। तो ये इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इस्तेमाल इंक्रीज करना पड़ेगी, एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये जो सिस्टम है इसका टॉर्शनल कांस्टेंट जो है डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वो गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा जिसके कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, एरिया जो है उसका कॉइल का ज़्यादा होगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ होगा, और साथ ही साथ उसका सिस्टम जो है सस्पेंशन सिस्टम जो है ज़्यादा सॉफ्ट होगा। लेकिन आपको पता है कि एक ख़ास हद तक ही नंबर ऑफ टर्न जो इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया जा सकते, और एरिया जो है वो भी कॉइल का एक ख़ास हद तक ही लिया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी डेफिनेटली एक ख़ास हद तक इंक्रीज़ किया जा सकता है।
तो अगर ये चीज़ें हम इंक्रीज करेंगे खासतौर पर एन और ए, तो हमारा ये जो सस्पेंशन, ये जो हमारा क्या कहते हैं कि ये हिस्सा है, ये ज़्यादा बल्की हो जाएगा और उसको सपोर्ट करने के लिए फिर हमें ज़्यादा मजबूत सिस्टम जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनको एक ख़ास हद तक ही हम इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको भी ख़ास हद तक इंक्रीज किया जा सकता है, और साथ ही साथ सी जो है उसको भी एक ख़ास हद तक ही डिक्रीज किया जा सकता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड बना दिया जाएगा तो ज़ाहिर है वो इस काबिल भी नहीं रहेगी कि हमारा ये सिलेंडर है और ये जो कॉइल है उसको सपोर्ट। तो मैं बात ये कर रहा था कि एक मेथड जो है एंगल को मेजर करने का वो है लेंथ स्क्वायर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, ये एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड के साथ दो चीज़ें जो हैं वो क्लैंप की हुई होती हैं। एक ये पाइप होता है हॉलो, इसके अंदर जो है वो बल्ब है, इलेक्ट्रिक लैंप है, और यहाँ एक छोटा पाइप का यानी कि थोड़े डायामीटर का पाइप जो है इसके अंदर जो है वो मूव कर सकता है, यानी कि ये पाइप आगे पीछे मूव कर सकता है इस बड़े पाइप के अंदर। लेकिन इस पाइप के यहाँ पे लेंस लगा है, कन्वेक्स लेंस, और जब ये लाइट, ये बल्ब ऑन होगा तो जाहिर है इस लेंस के जरिए से ये लाइट जो है वो बाहर निकलेगी। अब इस लाइट को इस मिरर के ऊपर अलाउ किया जाता है कि ये इसके ऊपर पड़े। जब ये लाइट यहाँ इसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ से मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके ये एक ट्रांसपेरेंट किस्म का मीटर रॉड होता है जिसके ऊपर जो है लाइट आके कन्वर्ज होती है। अब इसकी कन्वर्जेंस जो है वो इससे करते हैं, यानी कि इसको आगे पीछे मूव करके ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे लाइट का जो फोकस बनता है, फोकल पॉइंट बनता है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे लाइट को फोकस किया जाता है। अब ये देखें कि इनिशियली जब ये स्टेशनरी होगा, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो उस वक्त ये यहाँ पे जीरो के ऊपर इसको एडजस्ट करते हैं। यानी कि ये जो हमारा सारे का सारा अरेंजमेंट है इस तरह का होता है कि इसको एडजस्ट इस तरह किया जाता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर जो इसका स्पॉट बनता है यहाँ पे, ये जीरो के ऊपर आता है। जीरो के ऊपर ये स्पॉट जो है वो यहाँ पे आ गया, ये जीरो। अब क्या होगा, ये जो मीटर मूवमेंट है ये वाला, जब इसमें से करंट पास होगा तो ये देखें ये जो कॉइल है इसके साथ ये मोटी तार लगी हुई है जिसके ऊपर ये मिरर है। तो जिस तरह ये कॉइल रिफ्लेक्ट होगी इसी तरह ये मिरर जो है वो भी डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी तो ये मूव अपना जो है मिरर है ये भी इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा। और जब इसके ऊपर लाइट यहाँ से यहाँ तक पड़ेगी और ये डिफ्लेक्ट होगा तो इसका ये जो पॉइंट है लाइट रिफ्लेक्टेड होके यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट की हुई है, तो यहाँ पे जो स्पॉट बनता है लाइट का वो इस स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करवाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ही स्पॉट जो है ये मीन पोजीशन, मीन जीरो से इधर जाएगा या इधर जाएगा। वो डिपेंड करता है कि करंट किस वे में पास हो रहा है। अगर पॉजिटिव वे में बिल्कुल पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन जो है इसकी इधर जाएगी, लाइट जो है इसकी स्पॉट इधर मूव करेगा। और अगर जो है इसका करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं तो डेफिनेटली ये स्पॉट इधर मूव करेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि करंट पॉजिटिव वे में पास हो रहा है या नेगेटिव वे में पास हो रहा है। और इसी तरह अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो ये स्पॉट ज़्यादा दूर जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। इसका मतलब यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं रिजल्ट कि करंट की वैल्यू ज़्यादा है या करंट की वैल्यू कम है। अच्छा याद रखिए इनका जो आपस में डिस्टेंस होता है ये 1 मीटर का होता है, यानी कि ये मीटर मूवमेंट और ये हमारा स्टैंड जो है इनका म्यूचुअल डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का रखते हैं। तो उससे ये ऐसे बाज़ दफ़ा ये जो होता है ना ये ट्रांसपेरेंट मीटर रॉड, इसकी ग्रेजुएशन इस तरह की जाती है कि जब इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की मूवमेंट होती है तो 1 डिग्री ये जो हमारा मीटर मूवमेंट है ये 1 डिग्री रोटेट करता है। तो इधर से 1 मिलीमीटर या ये जो इसके निशान ऐसे ग्रेजुएशन की होती है कि हर 1 डिग्री मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एक लाइन से दूसरी लाइन तक इसकी स्पॉट जो है वो मूव करता है। तो इस तरह हम एंगल जो है उसको मेजर भी कर सकते हैं और उसी के लिहाज से फिर
क्योंकि थीटा जो है आई के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम करंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी अरेंजमेंट है ये खासी मुश्किल है। तो एक स्टूडेंट जो होता है एफएससी का या मैट्रिक का, वो इसकी अरेंजमेंट मुश्किल होने की वजह से वो ज़ाहिर है आसानी से नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये देखिए कि जब हम कहते हैं कि इनका म्यूचुअल डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का होता है, तो टेबल के ऊपर तो सिर्फ यही डिवाइस आएगा हमारा गैल्वेनोमीटर। तो ये जो सर्किट हमने बनाना है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, जिसकी मेजरमेंट करनी है, वो सर्किट भी अपनी जगह पे हमने रखना है। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है। इसलिए लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, कॉलेज और अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की लेबॉर्ट्री के अंदर जो है आम तौर पर ये अरेंजमेंट जो इस्तेमाल नहीं होती है एंगल को मेजर करने के लिए। उसके लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में गैल्वेनोमीटर जो है बनाया जाता है, उसको पिवोटेड टाइप जो है गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसको कहते हैं बैलिस्टिक, क्या कहते हैं, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। और ये जो दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे एंगल जो है मेजर किया जा सकता है आसानी के साथ और करंट को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको पिवोटेड गैल्वेनोमीटर जो है वो कहते हैं। ये पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर है जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, जिसको आमतौर पर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी और ये स्कूल की लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये जो मैग्नेट होता है ये इस तरह की शेप में होता है, यानी कि तकरीबन सर्कुलर शेप में होता है। और इसके अंदर जो है ये मीटर मूवमेंट जो है उसको फिक्स किया हुआ होता है। लेकिन कैसे होता ये है कि ये वो सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन का, और इसके ऊपर जो है वो कॉइल जो है उसको फिक्स किया हुआ है इस तरह। ये कॉइल आ गई। अब यहाँ जो है ये हार्ड स्टील की एक थिक वायर जो है इस्तेमाल की जाती है, यहाँ इस तरह और इधर से नीचे, और यहाँ इसको पिवोटेड किया जाता है ये। और इसके साथ यहाँ ये 2 स्पाइरल स्प्रिंग लगा दिए जाते हैं इस तरह और ये इस तरह। और यहाँ ये जो थिक स्टील की ये जो वायर थी जिसकी वजह से इसको सपोर्ट किया हुआ है, इसके साथ एक एल्युमिनियम की नीडल लगा दी जाती है। अब ये जो स्प्रिंग होते हैं ये 2 काम करते हैं। एक तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं और दूसरा जो है ये करंट लीड के तौर पे काम करते हैं। यानी कि इसको अटैच किया होता है, एक टर्मिनल जो कॉइल का इसके साथ अटैच किया होता है, दूसरा टर्मिनल कॉइल का यहाँ इसके साथ अटैच किया होता है। तो ये करंट लीड के तौर पे काम करते हैं, यानी कि कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करवाने के लिए ये दोनों स्प्रिंग जो है उसके थ्रू करंट जो है वो पास होता है। यानी कि नॉब यहाँ पे लगे होते हैं इसके साथ। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जब यहाँ हम करंट सोर्स लगाते हैं तो ये इन जो स्प्रिंग है इनके थ्रू जो है करंट फ्लो होता है और ये कॉइल में से गुजरता है। तो इसके सामने यहाँ नीडल के सामने ये देखें ये स्केल लगा हुआ होता है। तो जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है ये इसके अंदर जो है डिफ्लेक्ट होता है। यानी कि ऐसा समझ लें कि ये इधर से ये इस तरह नीडल है और ऊपर से भी है, ऐसे उसको सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ जो है उसका जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है उसके ऊपर जो है कॉइल है, यहाँ कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल। जब करंट फ्लो होगा तो कॉइल जो है इसको डिफ्लेक्ट करेगी। इसके साथ लगा हुआ है पॉइंटर। अब वो पॉइंटर क्या करेगा, जब ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी तो ये देखें ऐसे ये स्लाइड करेगा स्केल के ऊपर। तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ज़्यादा स्लाइड करेगा और इससे हमें करंट का पता चल जाएगा कि ज़्यादा करंट है। और अगर करंट कम होगा, डिफ्लेक्शन कम होगी, तो ये स्केल के ऊपर जो पॉइंटर है वो लेस स्लाइड करेगा। और इसी तरह अगर करंट का जो डायरेक्शन है उसको हम रिवर्स कर देते हैं तो बजाय इसके
कि कॉइल एक तरफ डिफ्लेक्ट करी है, दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। तो इस तरह हम करंट जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इस गैल्वानोमीटर के ज़रिए से। अब अगली बात ये देखें कि जब हम यहाँ करंट सोर्स जोड़ेंगे तो क्या होगा। ये सारे का सारा हमारा जो अरेंजमेंट है इसमें ये देखें कि सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, कॉइल है, तो ये एक बल्कि किस्म की सिचुएशन जो है इसमें क्रिएट हो जाती है। तो जब हम करंट देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जर्क लगेगी, जिसकी वजह से ये जो हमारा मीटर मूवमेंट का पोर्शन है ये रोटेट करेगा। अब रोटेट जो करेगा तो अपने मोमेंटम से ये उस पॉइंट के ऊपर जाके स्टेबल नहीं होगा जहाँ पे इसको स्टेबल होना चाहिए, बल्कि आगे निकल जाएगा और फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। तो ये इस तरह ऑसिलेट करेगा, यानी कि ये जो पॉइंटर है स्केल के ऊपर इस तरह ऐसे, यानी कि पहले तो जीरो पे था जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जब हमने सोर्स इसके साथ अटैच किया तो ये इसको जर्क लगी, ये इधर चला गया, लेकिन यहाँ आके खड़ा नहीं होगा, ये ओवरशूट करेगा, वापस आएगा, ऐसे ये बीट क्रिएट करेगा। अब कुछ देर के बाद ये जाके नीडल जो है वो स्टेबल होगी। तो जाहिर है ये एक अनाइंग किस्म का और टाइम कंज्यूमिंग किस्म का प्रोसेस है। अब इससे बचने के लिए इसमें आर्टिफिशियली ये इसकी जो कह लें कि फ्रिक्शन है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाती है, यानी कि ऐसे समझ के यहाँ जो है ग्रीस वगैरह लगा दी जाती है, तो जिसकी वजह से ये स्लोली यानी कि जो मूव करता है तो एक क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन के बाद ही ये यहाँ स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट जो स्लो होती है। तो पहला जो हमारा गैल्वानोमीटर जिसमें ये सिचुएशन नहीं होती वो ज़्यादा सेंसिटिव तो होता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, यानी कि उसको ऐसे समझ लें कि हम जब रीडिंग ले रहे होते हैं करंट की तो उसके लिहाज से रीडिंग या कह लें कि डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिहाज से हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार जो है अपने मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से ओवरशूट करता है, आगे पीछे जाता है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करवा देते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि हम इसका इनर्शिया किसी तरीके से कम कर देते हैं या इसको फ्रिक्शनल बना देते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारा जो गैल्वानोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं लेकिन उसमें स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस किस्म का जो हमारा गैल्वानोमीटर होता है उसको हम नाम देते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर। उसमें बीट जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो गैल्वानोमीटर जिसमें नीडल जो है एक ही जगह जाके, यानी कि जब हम इसमें से करंट फ्लो कराते हैं तो एक जगह जाके रुक जाती है, ज़्यादा देर वो वाइब्रेट नहीं करती, तो ये गैल्वानोमीटर जो है वो डेड बीट गैल्वानोमीटर कहलाता है। अल्लाह हाफिज़।